लाइव है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, पिछली कक्षा में हम जहां रुके थे वहीं से आगे की बातचीत करेंगे। और आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर में हमने नेहरू रिपोर्ट की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में कुछ समस्या आ गई थी तकनीकी, जिस कारण यह टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। तो हमने नेहरू रिपोर्ट के अंदर में साथियों आपको क्या बताया था? हमने नेहरू रिपोर्ट के अंदर में 3-4 बड़ी बातें बताई थी। हमने बताया कि नेहरू रिपोर्ट की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो बस इतना था कि साइमन कमीशन भारत आया था, और जब साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत में आई थी, की गई थी, तो कांग्रेस के नेता बड़े नाराज थे कि भारत के संविधान को निर्माण कराना है और भारत के लोगों को आप शामिल नहीं कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने कहा था कि भाई भारत के नेताओं को शामिल कराइए इसमें। इस बात को लेकर के काफी विरोध भाषा हुआ था, काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। इस विरोध के बाद जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उस लॉर्ड बर्कनहेड ने भारत के नेताओं को चुनौती दे दी थी और कहा था भारत के नेता ज्यादा हीरो मत समझिए अपने आप को, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक हैं। पहले एक काम करिए, आप ही के यहां विरोधाभास है, आप ही के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जाइए आप एक ऐसे संविधान का निर्माण कराइए जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को मंजूर हो। मतलब यह आदमी चुनौती देता है कि जाइए भारत में एक ऐसे संविधान का निर्माण कराइए, एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करिए, जो रिपोर्ट तैयार कीजिए जो क्या हो, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में ऐसा रिपोर्ट तैयार कीजिए जो भारत के सभी लोगों को मंजूर हो। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति के अंदर में साथियों क्या होता है? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में भारत में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसी नेहरू रिपोर्ट की आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जब यह चुनौती दी गई तो उस समय कांग्रेस के नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। जब हम मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू ने साथियों इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जो मोतीलाल नेहरू थे, उस मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? तो मोतीलाल नेहरू ने साथियों चुनौती को स्वीकार कर लिया। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? तो मोतीलाल नेहरू ने चुनौती को क्या किया? तो चुनौती को स्वीकार कर लिया। चुनौती को स्वीकार कर लिया और चुनौती को स्वीकार करने के बाद कहा कि ठीक है, मैं दिल्ली में बैठक बुलाता हूं। और इस व्यक्ति ने चुनौती को स्वीकार करने के बाद दिल्ली में साथियों क्या बुलाया? तो दिल्ली में बैठक बुलाई। दिल्ली में साथियों क्या बुलाया? तो दिल्ली में बैठक बुलाई। अब ये जो बैठक थी, ये किस प्रकार की बैठक थी? तो दिल्ली के अंदर में जो बैठक बुलाई गई साथियों, ये एक सर्वदलीय बैठक थी। कैसी बैठक थी साथियों? सर्वदलीय, एक सर्वदलीय बैठक थी। एक सर्वदलीय बैठक हुआ करती थी जो दिल्ली के अंदर में हुई थी। ये जो सर्वदलीय बैठक थी, ये फरवरी 1928 के अंदर में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1928 के अंदर में ये जो सर्वदलीय बैठक हुई थी। एग्जाम के अंदर में पूछता है कि इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया किसने? तो इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बैठक में शामिल हो। इस बैठक में जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया तो फरवरी में इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। और जब ये बैठक बुलाया गया तो इस बैठक के अंदर में सभी नेताओं को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को निमंत्रण मिला। जैसे इस बैठक के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बुलाया गया। इस बैठक के अंदर में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया। और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को नहीं बुलाया गया, भारत के अंदर में जितने भी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी थे, जैसे कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको भी बुलाया गया कि आप भी आइए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी थी मदन मोहन मालवीय की, उस हिंदू महासभा वाली पॉलिटिकल पार्टी को भी बुलाया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर में आपको याद होगा मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बताई थी जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी, उनको बुलाया गया। खिलाफत समिति को बुलाया गया। खिलाफत समिति को बुलाया गया। केंद्रीय सिख संगठन, उनको भी बुलाया गया। लेकिन उससे ज्यादा भारतीय ईसाइयों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय ईसाई संगठन, उस भारतीय ईसाई संगठन को भी बुलाया गया। भारतीय ईसाई संगठन को भी बुलाया गया। और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर यह बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में यह तय किया गया कि हम लोग भैया चलकर क्या करेंगे? तो हम लोग चलकर इस पूरी समस्या का समाधान करेंगे। यानी भारत के लिए जो भी परेशानियां भारत के लोगों को आ रही हैं, उन परेशानियों को हम लोग क्या करेंगे? तो शुरुआत करेंगे। ठीक है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो या वीडियो? कहीं भी ऑडियो वीडियो कहीं कोई दिक्कत है? ऑडियो और वीडियो में कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो और वीडियो? चलिए, जब इतनी सी बात हो गई साथियों तो फिर क्या हुआ? जब इतनी सी बात हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। और वो बड़ा परिवर्तन क्या हुआ?
वो बड़ा परिवर्तन बस इतना हुआ साथियों, हाँ बड़ा परिवर्तन हुआ कि मई के अंदर में दोबारा बैठक बुलाई गई। मई 1928 में फिर से बैठक बुलाई गई, और जब मई 1928 में साथियों बैठक बुलाई गई तो ये मई 1928 की जो बैठक थी, ये बैठक कहां बुलाई गई, तो ये बैठक का जो स्थान था, वो बैठक का स्थान साथियों बॉम्बे हुआ करता था। एग्जाम में पूछेगा कि बॉम्बे में इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उत्तर। डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। ये नाम सभी लोगों को याद होना चाहिए। किसने किया था, तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक की अध्यक्षता की थी। जब डॉक्टर M.A. अंसारी ने इस बैठक की अध्यक्षता की तो इस बैठक के अंदर में कुल 29 पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य जो हैं, कुल 29 दलों के सदस्य जो है शामिल हुए थे। पूछेगा कितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल हुए, तो आप कहना कि 29 दलों के लोग यानी 929 पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है क्या हुए थे, यहां पर शामिल हुए। और जब यहां पे ये तय हुआ, ठीक है, थैंक यू। यहां पर जब ये तय हुआ कि ठीक है हमें यही काम करना है, तो इसी बैठक के अंदर में ये तय हुआ कि हम एक समिति बनाएंगे। और इसी बैठक के अंदर में साथियों क्या तय हुआ, इसी बैठक में एक तय हुआ कि हम एक समिति का निर्माण करेंगे। किस चीज का निर्माण करेंगे, तो एक समिति का, एक संगठन का निर्माण करेंगे या एक समिति का निर्माण करेंगे। और समिति के गठन का जो है, समिति के गठन का तैयार लगा और उस समिति का नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। उस समिति का क्या नाम दिया गया, नेहरू रिपोर्ट दिया गया। और वो जो समिति बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो उस समिति के अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। एग्जाम का ये फेवरेट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना क्या होगा, मोतीलाल नेहरू इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके अलावा साथियों यहां पर एक व्यक्ति को सचिव भी बनाया गया। और जो व्यक्ति सचिव बने, एग्जाम में पूछेगा कि सचिव किसको बनाया गया, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बाबूजी जो इनके थे अध्यक्ष बने, और जो बेटा जी थे वो क्या बने, तो वो सचिव बने। लेकिन इतने पर ही बात नहीं रुकी। सर आज आप धुंधले क्यों लग रहे, पता नहीं कैमरे के लेंस में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन अब चलिए बर्दाश्त कर लेते हैं और इस क्लास को पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कैमरे के लेंस में थोड़ी समस्या है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, इसके सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जब इसका गठन किया गया तो इसके अंदर में आपसे कई बार एग्जाम के अंदर में सवाल पूछता है। और वो सवाल क्या पूछता है, वो सवाल होता है साथियों, वो सवाल क्या पूछता है, तो वो सवाल पूछता है कि इसमें महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे। मैं आपको यहां पर 5-6 लोगों के नाम लिखूंगा, उनको रट के घोंट के पी जाइएगा, क्योंकि पेपर के अंदर में वो नाम आएगा, पेपर के अंदर में नाम आएगा। सदस्यों की बात करें तो सबसे पहले एक नाम आता है, जो नाम है तेज बहादुर सप्रू का। क्या नाम है साथियों, तेज बहादुर सप्रू का नाम है, तेज बहादुर सप्रू का नाम है। उसके अलावा 2 बड़े नाम है कांग्रेस के नेता, एक का नाम था मंगल सिंह और दूसरे का नाम था GR प्रधान। तो एक का नाम है साथियों, क्या नाम है, तो मंगल सिंह नाम है। दूसरे का नाम क्या है साथियों, तो तीसरे का नाम है GR प्रधान। GR प्रधान महात्मा गांधी के भी आगे चल के करीबी बनेंगे, लेकिन फिलहाल वो किसके साथ रहेंगे, तो मोतीलाल नेहरू के साथ रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के 2 बड़े नेता हुआ करते थे, एक महादेव श्रीहरि हुआ करते थे और एक MR जयकर हुआ करते थे। तो महादेव श्रीहरि की बात कर ले, एक हुआ करते थे महादेव श्रीहरि और दूसरे साथियों एक और हुआ करते थे जिनका नाम था MR जयकर। साथियों क्या नाम था, तो MR जयकर नाम था, MR जयकर, MR जयकर नाम था। इसके अलावा 2 और लोगों का नाम याद रखना होगा। वो 2 लोग कौन हैं, तो वो 2 बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। ये मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के 2 मेंबर का नाम याद रखना होगा, एक अली इमाम और दूसरा शोएब कुरैशी। कौन लोग, एक अली इमाम का नाम याद रखना होगा, अली इमाम का नाम याद रखना होगा, और दूसरा शोएब कुरैशी का नाम याद रखना होगा, शोएब कुरैशी का नाम याद रखना होगा। ये दोनों के दोनों लोग काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दोनों किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो ये दोनों मुस्लिम लीग के थे और इस बैठक में ये सभी लोग शामिल हुए।
चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात। तो ये कुल मिला के ये दो लोग, अली इमाम और शोएब कुरैशी, मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस नाम को कमेंट कर दें। उसके बाद ये बैठक बनाई गई, और बैठक बुलाने के बाद जब ये बैठक बुलाई गई, एमआर का पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता है, हाँ कैमरे के लेंस पर कपड़ा मरवाइए, मरवा देते हैं, लेकिन फिलहाल कैमरे के लेंस पे कपड़ा मरवा देते हैं, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, तुरंत कपड़ा मरवा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इन लोगों ने बैठक बुलाई, और बैठक के अंदर में क्या हुआ साथियों, तो बैठक में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया। और मोतीलाल नेहरू ने, जब ये बैठक हुई, इस बैठक के अंदर में सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिले, और इन्होंने क्या किया, तो एक रिपोर्ट तैयार किया। और साथियों ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट तैयार हुआ, इस रिपोर्ट की ही जब हम बात करते हैं तो इसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, तो इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ये नेहरू रिपोर्ट आपसे आजकल एग्जाम में फैशन हो गया डेट पूछने का, तो आपसे पूछ लेगा कि ये जो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया, अगर इस नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो ये नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया, तो 28 अगस्त 1928। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें 28 अगस्त 1928। नाम में भी 28 है, डेट में भी 28 है, और ईयर में भी 28 है, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट को साथियों क्या कर लिया गया, तो इस रिपोर्ट को पेश किया गया, और अंततः इस रिपोर्ट को कांग्रेस ने अपने अंदर में पेश किया, पॉलिटिकल पार्टी की बैठक बुलाई, उस रिपोर्ट में पेश किया और इसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद साथियों क्या हुआ, तो स्वीकार करने के बाद साथियों मुस्लिम लीग ने आपत्ति जता दी, और मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे लिए इस रिपोर्ट में कोई बातचीत आपने नहीं की है, इसीलिए हम इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे लिए आपने बातचीत नहीं की है, इसीलिए हम इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं करते हैं। और वैसी परिस्थिति के अंदर में यहां पर जो है मुस्लिम लीग नाराज हो गई। मुस्लिम लीग क्या हो गई, नाराज हो गई। मुस्लिम लीग जो है यहां पर क्या हो गई, तो मुस्लिम लीग साथियों यहां पर नाराज हो गई। और जब मुस्लिम लीग साथियों यहां पर नाराज हुई तो उन्होंने बोला कि हम इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं करें, लेकिन उसके बावजूद ये जो रिपोर्ट है ये कहां भेजी जाएगी, तो ये रिपोर्ट अंग्रेजों को भेज दिया जाएगा। अब आपके मन में अंग्रेजों को भेज दिया जाएगा, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये रिपोर्ट अंग्रेजों को भेजी गई तो शशि सर ये बताइए कि इस नेहरू रिपोर्ट में था क्या, क्योंकि एग्जाम में तो 4 सवाल आएंगे भाई, एग्जाम में तो 4 सवाल आएंगे। एग्जाम में कितने सवाल आएंगे, तो एग्जाम में 4 सवाल आएंगे, और चारों सवाल कैसे होंगे, तो पहला क्वेश्चन होगा कि नेहरू रिपोर्ट कब बनाया गया, तो 1928। दूसरा सवाल होगा कि जो नेहरू रिपोर्ट है, इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। तीसरा पूछा जाएगा सचिव कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इतना से भी काम नहीं चलेगा। अगला भाई थोड़ा कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ा लेने दीजिए, ठीक है ना। इस टॉपिक को पढ़ाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। कैमरे की कुछ समस्या है, उसको दूर कर लिया जाएगा। अब ये जब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के अंदर में आपसे जो है आपको जानना है कि इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी, इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी, मतलब इस रिपोर्ट ने क्या सिफारिश किया था, ये आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं मुख्य सिफारिश के बारे में। सबसे पहली सिफारिश जो इस आयोग ने की, मतलब इस सबसे पहली सिफारिश जो नेहरू रिपोर्ट ने की, उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। भारत को डोमिनियन स्टेटस का क्या मिलना चाहिए, तो दर्जा मिलना चाहिए। भारत को क्या मिलना चाहिए, तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। भाई देखो, नाम लेवा लेवी हम महेश कुमार यादव जी नहीं करते हैं क्लास में हम पढ़ाने आए हैं, पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने जो मांग किया, उन्होंने कहा कि भारत को अधिराज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारत को अधिराज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अधिराज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है, अधिराज्य का दर्जा का मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। साथियों,
डोमेनियन स्टेटस की बात कर रहा है, डोमेनियन स्टेटस की बात कर रहा है। दूसरा साथियों ने इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट की बात करी और मूल अधिकार की मांग की। इन्होंने कहा कि भाई भारत के अंदर में लोगों को क्या मिलना चाहिए, तो भारत के अंदर में लोगों को मूल अधिकार मिलने चाहिए। भारत के अंदर में भारत में लोगों को मूल अधिकार की मांग इन्होंने की। इन्होंने किस चीज की मांग की, तो इन्होंने दूसरा साथियों जो मांग किया वो मांग क्या था, तो मूल अधिकार की मांग की थी, मूल अधिकार की मांग की थी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि जितना काम और जितना इज्जत पुरुषों को मिलता है, जितना काम और जितना इज्जत पुरुषों को मिलता है, उतना महिलाओं को भी मिले, यानी महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार, महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये इनकी तीसरी बड़ी मांग थी। चौथी बड़ी मांग इन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी किया, महिलाओं के हितों के लिए भी किया। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर में संयुक्त निर्वाचन मंडल होना चाहिए। क्या कहा कि भारत में संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग की इन्होंने, संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग की, संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग की। उसके अलावा अगर आप बात करें तो पांचवी और अंतिम की भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की। आपको याद है कि भाषाई आधार पर एक बार और मांगा गया था, भाषाई आधार पर एक बार मांगा गया था, याद है? भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की, प्रांतों के गठन की बात की गई। उसके अलावा दो तीन बड़े मुद्दे और भी थे, जैसे इन्होंने कहा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होनी चाहिए, इन्होंने कहा कि राज्य से धर्म का पृथकीकरण होना चाहिए। तो ये 5 मांगे हुई। छठा मांग जो इन्होंने किया, उन्होंने कहा कि राज्य का धर्म से पृथकीकरण होना चाहिए, धर्म से अलग होना चाहिए। अलग का मतलब क्या, पृथकीकरण होना चाहिए। देखिए पृथकीकरण, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो मान लीजिएगा, पृथकीकरण की मांग की थी इन्होंने। उसके अलावा साथियों इन्होंने क्या मांगा, तो इन्होंने द्विसदनात्मक विधायिका की मांग की और कहा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना होनी चाहिए। आठवीं और अंतिम बड़ी मांग जो इन्होंने की, उन्होंने कहा कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बर्दाश्त कीजिए, पढ़ने लायक है, ठीक है ना। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। अब इसके अलावा भी बहुत सारे मांग थे, लेकिन ये 8 मांगे जब इन्होंने मांगी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर में लिखा, गांधी जी जेल गए थे 1922 के अंदर में, मनोज कुमार जी 1924 में खराब तबीयत का हवाला देकर उनको जेल से छोड़ दिया गया था। बात समझ में आ गई? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहां पर क्या हुआ कि अधिराज्य पढ़ा चुका हूं, डोमेनियन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें मामला बिगड़ा कहां, मामला बिगड़ा ये कि मोतीलाल नेहरू ने यहां पर क्या मांग की। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमें अधिराज्य का दर्जा दीजिए, यानी डोमेनियन का दर्जा दीजिए। इन्होंने क्या मांगा, अधिराज्य का दर्जा की मांग की। अब जब अधिराज्य का दर्जा की मांग मोतीलाल नेहरू ने की तो इस पर बेटा नाराज हो गया, और बेटे का नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि इस मांग का विरोध होने लगा। विरोध क्यों होने लगा, विरोध कौन किया, तो विरोध करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, इनके अपने बेटे थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्यों विरोध किया, इन्होंने कहा कि पापा आप डोमेनियन मत मांगिए, आप पूर्ण स्वराज की मांग कीजिए। हम भारत को पूरी आजादी चाहिए, अधिराज्य नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग कीजिए। इनका मांग था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, जबकि ये कह रहे थे कि भैया अधिराज्य देंगे। और उसके बाद साथियों क्या हुआ,
उसके बाद जब ये मांग हुई तो मांग नहीं हुआ तो विरोध हुआ, जब विरोध हुआ तो विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ मिले सुभाष चंद्र बोस, और यहीं से आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है। सुभाष चंद्र बोस, इन दो लोगों ने कलेक्टिव रूप से मिलकर 1928 के अंदर में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, उसका नाम दिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना हुई नवंबर 1928 में। पूछेगा संस्थापक कौन है इसके, तो संस्थापक में दो आदमी हैं, एक है सुभाष चंद्र बोस और दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत की कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है, ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है, इसकी स्थापना किसने की। भाई आज थोड़ा कैमरे का इशू है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक तो फिनिश कर लूं, ठीक है। अब जब ये बात हुई तो इसका बेटे ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब बेटे ने विरोध किया तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1928 का कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन हुआ और इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका स्थान क्या था, तो इसका स्थान था कलकत्ता। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा जवाहरलाल नेहरू नाराज मत हो, उन्होंने कहा कि बेटा जवाहरलाल नेहरू नाराज मत रहो, और उन्होंने एक प्रस्ताव वहां पेश किया। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है प्रिंस कुमार जी। साहिल नवाज कह रहे हैं आज पहली बार आपका लाइव क्लास कर रहे हैं। वैसे आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि रिकॉर्डिंग भी समझ में आता है, थैंक यू सो मच। थोड़ा आज कैमरा धुंधला हो गया, लेकिन ये टॉपिक फिनिश करके क्लास खत्म करेंगे। तब इन्होंने जब देखा कि बाप बेटे दोनों नाराज हैं, तो इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर में एक प्रस्ताव पेश किया। एक प्रस्ताव पेश किया। और वो प्रस्ताव क्या था, वो प्रस्ताव था कि अगर नेहरू रिपोर्ट को, उन्होंने कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश हुकूमत, अगर नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश हुकूमत 31 दिसंबर 1929 तक नहीं स्वीकार कर लेती है, 31 दिसंबर 1929 तक, एक सेकंड, अगर नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश हुकूमत 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं करती है, तो हम पूर्ण स्वराज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कलर चेंज करता हूं, तो हम पूर्ण स्वराज की ओर आगे बढ़ेंगे और उसकी, इतना लोग आईएएस में भी नहीं पढ़ाते हैं जितना मैं पढ़ाता, और उसकी
प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और यहीं पर उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी मांग को ब्रिटिश हुकूमत ने 31 दिसंबर तक नहीं माना तो हम क्या करेंगे, तो हम बस सिंपल सी यही बात कहेंगे कि हम आगे चलकर क्या शुरू करेंगे, आगे चलकर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? बहुत ज्यादा धुंधला हो गया है ना? कोई उपाय नहीं ना इसका? ठीक, चलिए, कैमरे में कुछ तकनीकी समस्या है लेकिन कोई बात नहीं। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आज की क्लास में बस इतने ही छोड़ देते हैं क्योंकि भाई कैमरे की कुछ समस्या है, धुंधला दिख रहा है। अगली क्लास में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। हो सकता है कि संभवतः कल मैं उपलब्ध ना रहूं, कल मैं छुट्टी पे रहूं, तो कल हो सकता है कि आपका कक्षाएं, संभवतः आपकी कक्षा बाधित रहे कल के लिए, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस क्लास में जुड़ने के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।